नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। आज ये इकोनॉमिक्स का पेपर था आज का। तो पहले तो बताना होता है, देखिए ये आज वैसे तो ऑलमोस्ट सारे पेपर में सब न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिंपल हैं, सेम है, सॉरी सिंपल कह रहा हूँ, और ऊपर नीचे कर रखे हैं, उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये फिर भी ये पेपर है दिल्ली का, ये कोड है, फर्स्ट सेट है ये 58/5/1। इस क्वेश्चन को इसको चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप अपने ऑप्शंस मिलाएं। ओके, पहला है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। क्या लिख रखा है? स्टेट एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू ऑल लेवल ऑफ इनकम अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। द इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू एग्ज एंड एग्रीगेट डिमांड। देखिए मैं आपको बता दूं पहले ये इफेक्टिव डिमांड होती है वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस। स्टेटमेंट 2 तो सही है, ठीक है। अब रहा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 है एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट और ऑल लेवल ऑफ इनकम। ये जरूरी नहीं है, सेविंग और सारे लेवल में बराबर होंगे, दिस इज फॉल्स। तो क्या ऑप्शन हुआ इसका? एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। एक्चुअली एक्सपोज क्या है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअल सेविंग्स आर इक्वल ऑल लेवल ऑफ इनकम अंडर द इफेक्टिव डिमांड। क्योंकि हाँ, जब ए डी इक्वल टू क्या होगा? ए एस, तो सी प्लस आई इक्वल टू क्या होगा? सी प्लस एस। तो आई और ए भी क्या होंगे बेटा? उसमें आई और एस भी इक्वल होंगे। तो देन द सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दूसरा देखिए क्या लिख रखा है, विच ऑफ इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। इसका जो ऑप्शन है वो डी है। एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर मोर देन 1। देखिए इसके लिए कंडीशन ही है, एन इंडियन हु इज वर्किंग रिसाइडिंग मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर वाली कंडीशन जो है वो ये अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसकी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब जो है वो रेजिडेंट इंडियन है, इसमें नॉट वर्ल्ड लिखा हुआ है। देखिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में एमपीसी अगर आपका 1 हो जाएगा बेटा, तो आप बताइए एमपीसी 1 हो गया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। यानी कौन सा ऑप्शन है? डी। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन। आगे आइए, इसमें आपको पता है बैलेंस ऑफ डेफिसिट बीओटी का क्या होता है? बीओटी इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इससे करेक्ट जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा सी, 700 इसका आंसर होगा। इसको क्वेश्चन को मेरे को आंसर बता, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। द लिख रखा है मिस्टर सोहोत्रा बोरोड फंड फ्रॉम द बैंक फॉर परचेजिंग न्यू हाउस। देखिए अब इसमें अगर आप इसको बात करते हैं कि जब हाउस खरीदने के लिए मनी का यूज़ करना है तो दैट इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, और जब कोई फ्यूचर बेस में पेमेंट करनी हो तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी बोला जाता है। तो बट इसका ऑप्शन जो है वो ए है बेटा, क्योंकि फंड पैसे का यूज करना फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस, दैट मीन्स क्या मतलब है इसका? इट इज घर खरीदने के लिए यू हैव यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रॉम द गिवन एपीएस इक्वल टू 0, जहां सेविंग 0 होगी, सेविंग 0 होगी यहाँ पर 100 पर, तो कहाँ पर है ये? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6 का बी है। 7th आपको पता है क्या होता है? 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। तो अगर RR आपका क्या है? 4000 है, तो इसको 1/RR आ जाएगा 1/10। तो दैट इज 4000 इंटू 1/10, 40,000 टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगी। यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर, 7th का बी। आइए 8th में जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द करेक्ट रीजन मे इफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें कह रहा है सप्लाई फॉरेन परचेज, तो ये तो डिमांड हो जाएगी फॉरेन टूरिस्ट, ये सप्लाई होगा, और थर्ड भी सप्लाई का रीजन है। तो इसमें कौन सा बना? सेकेंड और थर्ड किस में आ रहे हैं? सी में। इंडियन स्टूडेंट ये भी डिमांड के लिए बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 8th। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो एरिया दे रखा है EFG, इसमें ई पॉइंट पे सेविंग 0 होती है बेटा, और ये जो एरिया है कंजम्पशन लेस देन इनकम, और ये सेकेंड और थर्ड। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन सही ऑप्शन है।
और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए बना रखा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसका होता है? स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन को कहते हैं MPS, और कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को क्या कहते हैं? MPC। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? C। बढ़ते हैं आगे। ओके, अब ये है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में जो है बैलेंस ऑफ डेफिसिट हैज़ बीन, देखिए आपको पता है एक तो होता है ऑटोनोमस, एक होता है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस जो होता है, अकोमोडेटिंग तो बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। ऑटोनोमस जो होता है बेटा, इन्हीं से पता चलता है, प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? A। ठीक है, अब आइए आगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं 11th न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा। अब हमारे पास 11th क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पे बता देता हूँ इसको क्या है करके। NV@FC निकालना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? NV@FC इक्वल टू, आपको पता है ना, डोमेस्टिक सेल लिखा हुआ है और एक्सपोर्ट लिख रखा है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, टोटल सेल होगी बेटा, माइनस, क्योंकि चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है, ये आपको आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से आपके सिंगल यूज ऑफ 120 आप माइनस करेंगे, सिंगल यूज ऑफ परचेज गुड, और NIT माइनस करेंगे 20। और डेप्रिसिएशन जो माइनस होता है बेटा, ये आपको दिया नहीं है डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख रखा है फिक्स कैपिटल गुड एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन 5 ईयर। तो ये 15 ईयर की फिक्स कैपिटल है, 5 साल की लाइफ स्पेन है, तो 3 जो आएगा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का 11th जो न्यूमेरिकल है आपका, उसका आंसर क्या है? 57 लाख। क्या है? 57 लाख। NV@FC ये निकालना है आपको, देख लीजिएगा। और उसी तरह से इसका और पार्ट जो है, और पार्ट में आपको देखिए ये फॉर्मूला लगना है कौन सा? G आपको दे रखा है, एक तो NNP@FC दे रखा है, NNP@FC, और एक गिवन है बेटा NNP@FC नहीं है बेटे, NNP@MP है ये, NNP@MP। और दूसरा क्या गिवन है देखिए, GNP@FC। तो देखो क्या क्या कन्वर्ट करना है, अगर आप इस फॉर्मूले में रखें हैं तो NN तो सेम है, तो N और G में, और MP और FC का चेंज है। तो अगर मैं आपको इसी से लिखूँ तो 1400 इक्वल टू आ जाएगा, GNP और FC की वैल्यू 1300, इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको क्या? NIT, सॉरी प्लस करना पड़ेगा NIT प्लस होगा, क्योंकि FC है ना ये, प्लस NIT और माइनस डेप्रिसिएशन आपका 100 है। तो इस तरह से ये जो 1200 हो जाएगा, 1200 इस तरफ ले जाओगे तो NIT की वैल्यू जो निकलेगी वो 200 आएगा इसमें। ये क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है क्योंकि वो MCQ की वजह से बनाया नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसलिए मैं बता दूं। तो इसका मतलब क्या है, 11th का A पार्ट जो है उसका जो आंसर आ रहा है 57 लाख रुपीज़, और जो दूसरा जो है वो 200 करोड़ रुपीज़ NIT जो है, ये देख लीजिएगा। चलते हैं B पार्ट के लेते हैं। B पार्ट का पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इंडिया कुड नॉट डेवलप द साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिल्कुल ठीक है। और रीजन जो है, ब्रिटिशर फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी विच स्ट्रेंथ, कहाँ करा था उसने? तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ नहीं किया, उसको क्या करा था? बिल्कुल डुबा दिया था। तो दैट मीन्स फर्स्ट इज A इज ट्रू एंड B इज R इज फॉल्स। तो दिस इज C इसका करेक्ट आंसर है बेटा। 19 क्वेश्चन का, 19 क्वेश्चन में भी आपको जो है इसका भी C ही आंसर करेक्ट है। लेस स्ट्रेस ऑन यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये इसमें लिख रखा है ऊपर, चाइना के रिगार्डिंग ही है ये, तो ये इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। 20th क्वेश्चन जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द रैशनल बिहाइंड द चूजिंग मॉडर्नाइजेशन। तो 20th का जो आंसर है बेटा, ये लिख रखा है टू ब्रिंग द, ये सोशल आउटलुक में भी चेंज करना था, और ये तो सबको पता ही था थर्ड, तो यानी फर्स्ट और थर्ड वो किस में है? C। अच्छा, आप देख रहे होंगे इसमें मैक्सिमम C ही जो है इसके आंसर आ रहे हैं। हाँ, इंडियन इको में आपको दिख रहा है ये सारे शिप्स एंड गोट्स, पिग्स, ये सारे किस में आते हैं बेटा? एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं ना। ये चित्र बना के दे रखा है आपको, तो ये, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो है वो बना रखा है, ये इसका आंसर है C। देखिए ऊपर भी, ऊपर है यहाँ पर A, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो है उसका आंसर है क्या? C।
22nd क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। और ओइंग टू द ग्लोबलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनीज हैव एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशन इन अब्रॉड, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका भी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान कब हुआ था? 91 में चाइना में, सॉरी 91 में चाइना में बोल रहा हूँ, 91 में इंडिया में, और 88 में पाकिस्तान में, और 78 में चाइना में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन है? पाकिस्तान के लिए लिख रखा है, तो राइट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़िए, रीड द फॉलोइंग ऑप्शन। चाइना हैज यूज मार्केट सिस्टम, इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं बेटा, मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग द पॉलिटिकल कमिटमेंट टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये है इसका। और स्टेटमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान हैव सिमिलर फिजिकल एंडोमेंट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम, बिल्कुल ठीक कहा, पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है इनका। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू है। तो राइट ऑप्शन इज सी। देख रहे हैं आप, मैक्सिमम सी आ रहा है। 25th क्वेश्चन जो है इसमें लिख रखा है इंडिकेटर मे बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ इन अ कंट्री। तो ये आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लिबर्टी। आमतौर पर इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है, ये कहीं डेमोग्राफिक ना हो, बट इट्स डी। ठीक है, अब आइए 26 में, कैजुअल वर्कर आर हायर्ड ऑन द परमानेंट बेसिस ऑल्सो गेट सोशल बेनिफिट, ये बिल्कुल गलत है। और वर्क फोर्स कंप्राइज बोथ अनएम्प्लॉयड नहीं नहीं, वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल आते हैं, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है आपका? 26, कैजुअल वर्कर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस आर ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, गलत है। कैजुअल वर्कर तो परमानेंट होते ही नहीं है, और वर्क फोर्स ये भी गलत है। तो इसका मतलब कौन सा हुआ? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 का कौन सा है? डी। माइक्रो फाइनेंस 27 लास्ट है, माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये। माइक्रो फाइनेंस किस में आता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रेडिट प्रोविजंस में माइक्रो फाइनेंस आता है। तो इस तरह से ये टोटल 20 क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल जो है मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी। अगर आपको ठीक लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।